आइए आज की इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो बहुत ही क्लासिक है। इसमें परिवार, फर्ज और दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच का ऐसा टकराव है जो निश्चित ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस कहानी के केंद्र में है करुणा का असीम त्याग, उसके पति आदित्य का देशभक्ति में दिया गया सर्वोच्च बलिदान और उनके बेटे प्रकाश की वो महत्वाकांक्षा जो उसे इंग्लैंड जाने के सपने तक ले जाती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की बहुत ही गहरी जंग है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारी मुख्य पात्र करुणा की निष्ठा कितनी गहरी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये वाक्य है जो उसने मौत के करीब पहुंच चुके अपने पति से कहा था। सोचकर देखिए, एक महिला जिसने अपने पति की राजनीतिक सजा की वजह से भयंकर गरीबी और अकेलापन झेला है, वो आज भी अपने पति के आदर्शों को अपना सबसे बड़ा गौरव मानती है। ये कोई साधारण प्रेम तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे वैचारिक समर्पण की मिसाल है। और ठीक यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो इस पूरी कहानी का मुख्य तनाव है। क्या नई पीढ़ी कभी अपने माता पिता के बड़े बलिदानों का भारी बोझ सच में उठा सकती है? क्या देशभक्ति और त्याग का वो जुनून विरासत में दिया जा सकता है, या फिर हर नई पीढ़ी को अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ता है? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। भाग 1, स्वतंत्रता सेनानी की वापसी, उम्मीदों का कठोर वास्तविकता से सामना। कहानी की शुरुआत में ही उम्मीद और हकीकत का जो अंतर दिखता है, वो दिल तोड़ने वाला है। करुणा ने 3 बेहद मुश्किल साल अपने पति के बिना काटे हैं, लेकिन इस पूरे वक्त उसने अपने दिल में राष्ट्र के लिए लड़ने वाले एक हीरो की छवि को बिल्कुल जिंदा रखा है। उसने अपनी बची खुची जीवन भर की जमा पूंजी भी आदित्य के स्वागत में लगा दी। वो बस यही सोच रही थी कि जब उसका पति लौटेगा और अपने 3 साल के बेटे प्रकाश को देखेगा तो उसकी आंखें खुशी और गर्व से चमक उठेंगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आदित्य लौटता तो है, लेकिन किसी विजयी हीरो की तरह नहीं। वो जेल की यातनाओं से टूट चुका है, तपेदिक यानी टीबी का शिकार है, और समाज ने उसे पूरी तरह भुला दिया है। ये शब्द उस भयानक निराशा को बयां करते हैं जब एक निस्वार्थ इंसान को ये एहसास होता है कि समाज के लिए उसकी कुर्बानियों का कोई मोल ही नहीं है। भाग 2, पिता का अंतिम आदर्श, तपेदिक और एक विदाई का सवाल। मौत के मुहाने पर खड़े आदित्य के मन में एक भयंकर कश्मकश चल रही है। जेल के कठोर हालात ने उसे टीबी की जानलेवा बीमारी दे दी है, और अपने आखिरी पलों में वो अपनी पूरी जिंदगी और अपने किए गए सभी त्यागों की अहमियत पर ही सवाल उठा देता है। उसे लगता है कि उसने देश की सेवा तो कर ली, लेकिन अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे को सिवाय घोर गरीबी और संघर्ष के कुछ नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आदित्य अपने मन में इस भारी बोझ के साथ दुनिया से नहीं जाता। करुणा उसकी सारी शंकाओं को हमेशा के लिए मिटा देती है। वो उसे पूरा विश्वास दिलाती है कि उसका जीवन देवताओं जैसा पवित्र और निस्वार्थ था। इसी अटूट विश्वास से सांत्वना पाकर आदित्य शांति से इस दुनिया को अलविदा कहता है। लेकिन जाते जाते ये मृत्यु करुणा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ जाती है। वो कसम खाती है कि वो अपने बेटे को उन्हीं देशभक्ति के आदर्शों पर पालेगी जिनकी खातिर उसके पति ने अपनी जान दे दी। भाग 3, करुणा का अथक संघर्ष, कठिनाइयों के बीच प्रकाश का पालन पोषण। आइए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि समझ सकें कि करुणा ने अकेले ही सब कुछ कैसे संभाला। आदित्य की मृत्यु को 7 साल बीत चुके हैं। प्रकाश अब 10 साल का एक मजबूत और समझदार लड़का बन गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि इतनी घोर मेहनत के बाद भी करुणा कभी हताश नहीं दिखती। उसने अपने सबसे प्यारे गहने तक बेच दिए, पशु खरीद लिए और दिन रात एक कर दिया ताकि वो अपने बेटे को एक पवित्र और सम्मानजनक जीवन दे सकें। उसके चेहरे पर कभी कोई दुख नहीं दिखा, बल्कि हमेशा अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाने का एक गर्व झलकता रहा। वो सिर्फ प्रकाश को पाल ही नहीं रही थी, बल्कि वो उसे अपने पिता की महानता का बिल्कुल हूबहू अक्स बनाने की जिद ठाने बैठी थी। इसलिए उसका प्यार सिर्फ माँ की ममता नहीं था, उसमें पिता के अनुशासन की एक सख्त चादर भी लिपटी हुई थी। और यहीं से हमें उनके रिश्ते में पड़ने वाली पहली दरार दिखाई देती है। एक बार प्रकाश एक गरीब भिखारी के कटोरे में अनाज की जगह भूसा डाल देता है। करुणा, जो गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति रखती है, इस पर बुरी तरह भड़क जाती है। लेकिन 10 साल का प्रकाश बहुत ही कठोर और व्यावहारिक तर्क देता है कि ऐसे भिखारियों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और दूसरे देशों में तो इन्हें सीधे जेल हो जाती है। ये करुणा की दयालुता और प्रकाश की विशुद्ध व्यावहारिकता के बीच का पहला बड़ा वैचारिक टकराव था। भाग 4,
प्रकाश की नई महत्वाकांक्षा, बुद्धि बनाम आदर्श। जैसे जैसे प्रकाश बड़ा होता है, उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। कॉलेज में वो बेहद मेधावी तो साबित होता है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा भौतिकवादी भी। उसका दिमाग पूरी तरह से उसकी बुद्धि और महत्वाकांक्षा से चलता है। जब देश में बाढ़ या अकाल जैसी राष्ट्रीय आपदाएं आती हैं, तो वो स्वयं सेवक के रूप में जाने से साफ बचता है, क्योंकि उसे अपनी परीक्षाओं पर ध्यान देना है और छुट्टियां मनानी हैं। उसके अंदर अपने माता पिता वाली वो भावुक देशभक्ति नाम मात्र की भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है जब एक बेटी की महत्वाकांक्षा उसकी माँ के निस्वार्थ आदर्शों से बहुत बड़ी हो जाती है? ये सवाल हमें इस कहानी के सबसे बड़े और निर्णायक टकराव की तरफ ले जाता है। भाग 5, विचारधाराओं का अंतिम टकराव। सरकारी छात्रवृत्ति। जब प्रकाश को इंग्लैंड जाने के लिए सरकारी स्कॉलरशिप मिलती है, तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। यहाँ हमें दुनिया को देखने के दो एकदम अलग नजरियों की सीधी टक्कर देखने को मिलती है। प्रकाश मानता है कि एक पावरफुल मजिस्ट्रेट बनकर वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले हजारों स्वयंसेवकों से ज्यादा देश का भला कर सकता है। लेकिन करुणा के लिए सरकारी अधिकारी अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। उसका मानना है कि एक मजिस्ट्रेट ने ही उसके पति को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाला था, जो उसकी मौत का कारण बना। करुणा उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो चाहे तो पूरी जिंदगी गरीबी में काट ले, लेकिन अपनी आत्मा और अपनी आज़ादी को बेदाग रखे। वो कहती है कि अगर ठोकर खाकर भी आत्मा स्वतंत्र रह सकती है, तो ठोकर खाना ही अच्छा है। पर प्रकाश इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। वो चिढ़कर पूछता है कि क्या वो यही चाहती हैं कि वो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहे। ये जवाब साफ दिखाता है कि प्रकाश उस गरीबी और दर्द का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं करना चाहता, जिसने उसके पिता की जान ली और उसकी मां को जीवन भर कष्ट दिया। भाग 6, एक रहस्यमयी प्रस्थान, एक मां के बलिदान की कीमत। अब इस टकराव का अंजाम देखिए। प्रकाश गुस्से में स्कॉलरशिप तो ठुकरा देता है, लेकिन वो एक अजीब तरह के मानसिक विरोध पर उतर आता है। वो गहरे अवसाद में चला जाता है। यहाँ तक कि जब करुणा थक हार कर उसे जाने की इजाजत दे देती है, तब भी वो जिद में आकर जाने से मना कर देता है। एक तरह से वो अपनी इस उदासी से करुणा को सजा दे रहा था। वो ये दिखा रहा था कि आप मुझे मजबूर तो कर सकती हैं, लेकिन मेरे दिल और मेरी महत्वाकांक्षा को नहीं जीत सकती। और फिर ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक अंत पर पहुंचती है। करुणा को जब ये एहसास होता है कि उसके जिन महान आदर्शों ने उसे जिंदगी भर ताकत दी, आज उन्हीं आदर्शों ने उसके इकलौते बेटे की खुशियां पूरी तरह तबाह कर दी हैं, तो वो अंदर तक टूट जाती है। एक अंधेरी और तूफानी रात में इस हार को बर्दाश्त न कर पाने के कारण वो बिना कुछ कहे हमेशा के लिए उस तेज बारिश में घर छोड़कर चली जाती है। और अंत में जब प्रकाश अकेले उस अंधेरे में अपनी माँ का इंतजार करता है और अपनी खुदगर्जी को महसूस करता है, तो हम सब एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं। आखिर बलिदान की असली कीमत क्या है? और क्या बड़े आदर्श कभी इस भारी कीमत के बिना जिंदा रह सकते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी यकीनन हम सभी को महत्वाकांक्षा की भारी कीमत और पीढ़ियों की विरासत के बोझ पर गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाती है।